आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन नाटक के पहले मुत्तु कुमरन ने जल्दी जल्दी संवाद और दृश्यों के क्रम को उलट पलट कर देखा। संवाद उसके थे, निर्देशन उसका था। दर्शकों की गैलरी में बैठकर उसने कुछ एक बार सब कुछ देखा भी था, अतः सारे दृश्य उसे याद थे। इसके अलावा स्वयं कवि भी था। परिस्थितियों के अनुसार नए संवाद गढ़कर वो मंच पर बोल भी सकता था। एक ओर उसे अपने ऊपर विश्वास था और दूसरी ओर माधवी पर। अच्छी अभिनेत्री होने से उसे विश्वास था कि वो अपनी ओर से कोई कोर कसर उठा नहीं रखेगी। अब्दुल्ला को सबसे बड़ा डर था कि कहीं दर्शकों को इस बात का पता न लग जाए कि गोपाल भूमिका नहीं कर रहा है तो क्या हो। वे सिर्फ गुलगपाड़ा ही नहीं मचाएंगे, कुर्सी उठाकर मारेंगे। ये डर एक ओर, तो दूसरी ओर ये विश्वास भी था कि मुत्तु कुमरन गोपाल से भी कहीं अधिक खूबसूरत है और दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता उसके गंभीर व्यक्तित्व में है। मुत्तु कुमरन के आत्मविश्वास ने अविश्वास को स्थान ही नहीं दिया। वो निश्चिंत होकर नायक की भूमिका करने को तैयार हो गया। दर्शकों को इस बात का भान तक नहीं हुआ था कि गोपाल पीकर बाथरूम में गिर पड़ा है और उसके पैर की हड्डी खिसक गई है। अतः वे बड़ी शांति से पर्दा उठने की राह देख रहे थे। अब्दुल्ला इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि मुत्तु कुमरन की गोपाल जैसी स्टार वैल्यू नहीं है। गोपाल ने कुआलालंपुर में पहले दिन के नाटक में भाग लेकर अपनी और अपनी भूमिका की धाक जमा रखी थी। इसलिए हो सकता है कि दर्शक गोपाल और मुत्तु कुमरन के बीच फर्क ढूंढ निकालें। अब्दुल्ला का ये शक नाटक प्रारंभ होने ही तक था। नाटक शुरू होने के बाद दर्शकों का ध्यान इस बात की ओर बटा ही नहीं। पर्दा उठते ही मुत्तु कुमरन मंच पर इस तरह अवतीर्ण हुआ मानो कामदेव ही राजा का वेश धारण कर सभा में विराज रहे हों। पिछले दिन इस दृश्य में गोपाल के प्रवेश पर जैसी तालियां बजीं, उससे कई गुना ज्यादा मुत्तु कुमरन के प्रवेश पर गड़गड़ाती रहीं। माधवी का सौंदर्य पिछली शाम के मुकाबले और भी निखर उठा था। चमकदार जिल्द वाली अरबी घोड़ी जैसी स्फूर्ति के साथ वो मंच पर उतरी। मेरे हृदय मंच पर कंत नाचते तुम, तुम्हारे संकेतों पर प्रिय नाचती मैं। इस गीत पर उसने अप्रतिम नृत्य उपस्थित कर खूब वाहवाही लूटी। मुत्तु कुमरन मेरे साथ भूमिका में है, इस विचार से माधवी, और माधवी मेरे साथ भूमिका कर रही है, इस विचार से मुत्तु कुमरन, दोनों स्वस्थ प्रतियोगिता से अपनी भूमिका निभाने लगे तो हर दृश्य में ऐसी करतल ध्वनि हुई कि पूरी दर्शक दीर्घा ही थरथरा उठी। उस दिन का नाटक अत्यंत सफल रहा। सहयोगी कलाकारों और स्वयं अब्दुल्ला ने बात बात पर मुत्तु कुमरन की तारीफ की। इसमें तारीफ करने की क्या बात है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया बस। ढेर सारा पैसा खर्च करके आपने हमें बुलाया और डर रहे थे कि कहीं घाटा उठाना न पड़ जाए। आपका भय दूर करने और अपने मित्र का मान रखने के लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए था मैंने किया। मुत्तु कुमरन ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया। दूसरे दिन सवेरे वहां के दैनिक समाचार पत्रों में पैर फिसलने से गोपाल के गिर जाने और हड्डी टूट जाने की खबर, और पिछली शाम के नाटक में गोपाल की जगह नाटककार मुत्तु कुमरन की सफल भूमिका की खबरें साथ साथ छपी थीं। सवेरे सवेरे मुत्तु कुमरन और माधवी गोपाल को देखने अस्पताल गए। ठीक समय पर हाथ बटाकर तुमने मेरी मान रक्षा की है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभार मानता हूं, कहकर गोपाल ने हाथ जोड़े। फिर तो ये भी कहो कि तुम मेरे ही भरोसे बोतल पर बोतल चढ़ाकर नशे में डूबे रहे कि समय पर तुम्हारी जाती हुई इज्जत को मैं किसी तरह बचा दूंगा। वाह रे वाह, भाग्य से अखबार वालों ने तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ाई। इतना ही लिखा कि तुम स्नानागार में फिसल कर गिर गए। बात की तह में जाकर क्यों गिरे, कैसे गिरे का विवरण भी दिया होता तो जग हंसाई ही होती।
मुत्तु कुमरन ने गोपाल को आड़े हाथों लिया। उस्ताद, मानता हूं कि मैंने बड़ी गलती की, मेरी अक्ल मारी गई थी। अब सोचने से क्या फायदा, पीने के पहले ही सोचना चाहिए था। मेरी अक्ल तब ठिकाने नहीं थी। तुम्हारी अक्ल कब ठिकाने रही है, बोलो। खैर, छोड़ो इन बातों को। अब तबीयत कैसी है? कल रात को अच्छी नींद आई या नहीं? खूब अच्छी तरह सोया था। सवेरे उठने पर नाटक की याद आई, फिर सोच लिया कि कैंसिल हुआ होगा। अच्छा हुआ कि तुमने बचा दिया। अखबार पढ़ने पर सब कुछ मालूम हुआ। अब्दुल्ला ने भी आकर बताया कि तुम्हारा अभिनय मुझसे भी कहीं अधिक अच्छा रहा। छी छी, वैसा कुछ नहीं, बगैर गलती की किसी तरह निभा दिया बस। ये तुम्हारी उदारता है, तुम बात छिपाते हो। अब्दुल्ला कह रहे थे कि तालियां ऐसी बजती रहीं कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। अखबार वालों ने भी तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। कोई हजार कहे गोपाल, तुम तो अभिनय के लिए ही पैदा हुए हो। तुम जैसा कोई काम करे तो कैसे करे। अब ज्यादा न बोलिए, मरीज को आराम करना चाहिए। नर्स ने आकर टोका तो वे उससे विदा लेकर चल पड़े। मुत्तु कुमरन और माधवी के स्ट्रियट्स होटल में आने के तुरंत बाद रेड्डीयार के पास से फोन आया। कल मैं भी नाटक देखने आया था। तुम्हें नायक के वेश में देखकर मुझे शक हुआ, जल्दी विश्वास नहीं आया, पर आज अखबार देखने पर मेरा संदेह दूर हो गया। तुम्हारा अभिनय बहुत बढ़िया था, यों ही नहीं कहता। तुमने सचमुच कमाल कर दिया। हाँ, अब गोपाल की तबीयत कैसी है? क्या मैं आकर देख सकता हूं? आज नहीं, कह रहे हैं कि काफी रेस्ट चाहिए। कल मिलाइएगा, माउंटबेटन रोड के एक नर्सिंग हॉल में है। मुत्तु कुमरन ने रेड्डीयार को उत्तर दिया। उसके बाद कुआलालंपुर में गोपाल की नाटक मंडली 7 दिन ठहरी रही। 7 दिन गोपाल की जगह मुत्तु कुमरन ने ही भूमिका निभाई। अच्छा खासा नाम भी कमाया। तारीफ के पुल बंधे और पुरस्कारों के अंबार लगे। पत्र पत्रिकाओं में मुत्तु कुमरन की बड़ी चर्चा रही। मुत्तु कुमरन माधवी की बेजोड़ जोड़ी कहकर सभी अनुशंसा और संस्तुति करते रहे। संवाद भूल जाने पर आप ऐसे संवाद बोलते हैं जो लिखे हुए संवादों से भी बढ़िया बन जाते हैं, माधवी ने कहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है माधवी? सभी की तरह तुम्हारा भी आश्चर्य प्रकट करना अच्छा नहीं लगता। ये तो बेमतलब की प्रशंसा है। मैं जन्म से इसी में लगा हूं, बायस कंपनी के जमाने से आज तक। मैं ये काम नहीं कर पाता, तब तुम्हारा आश्चर्य करना उपयुक्त होता। आपके लिए ये साधारण सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो आपकी हर साधना बड़ी लगती है और मुझे बड़े आश्चर्य में डाल देती है। मैं अपनी ये आदत अब बदल नहीं सकती। माधवी ने उत्तर दिया। चुप भी करो, तुम बड़ी पगली हो। पगली ही सही, पर यकीन मानिए सारा का सारा पागलपन आप पर निछावर है। आप जब सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरे तब अकेले और अलग थलग पड़े रहे, किसी की आंखों में नहीं पड़े। ये देखकर मेरा दिल कुढ़ता रहा था, उसका फल अभी मिला है। अब्दुल्ला और गोपाल ने पिनांग में आपके दिल को कैसी कैसी चोटें पहुंचाई थी। आज आप ही को उनका मान रखना पड़ रहा है, इज्जत बचानी पड़ रही है। बस बस बंद करो, तुम्हारी ये बातें मुझे मिथ्याभिमान से भर देंगी। अच्छा, कल अब्दुल्ला आपसे अकेले में मिलना चाहते थे, सो किस लिए? समय पर आपने हमारी नाक रख ली, पुरानी बातें मन में न रखी, कहकर उन्होंने हीरे की एक अंगूठी भी बढ़ाई। मैंने उत्तर दिया, साहब आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने दोस्त की इज्जत रखने को अपना कर्तव्य समझा। आप जो कुछ देना चाहते हैं गोपाल को दीजिए, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। इतना कहकर मैंने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, सबने आपका दिल कितना दुखाया। अंग्रेजी नहीं जानने पर आपकी खिल्ली भी उड़ाई। कोई कुछ जाने या न जाने, मनुष्य की श्रेष्ठ भाषा तभी बोली जाती है जब दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता है। अगर वो भाषा मालूम हो तो काफी है। उस भाषा से अपरिचित रहने वाला चाहे जितनी ही भाषाएं क्यों न जाने, कोई फायदा नहीं है। दुख के समय जहां आंसू की 2 बूंदें टपकती हैं और सुख के समय जहां एक मुस्कान खिल उठती है, वही समस्त भाषाएं जानने वाला हृदय है। उससे बढ़कर श्रेष्ठ भाषा कोई नहीं। डॉक्टर का आदेश था कि गोपाल को 1 हफ्ता और आराम चाहिए। इससे मलाका में होने वाले नाटकों की भूमिका भी मुत्तु कुमरन के जिम्मे आई। मुत्तु कुमरन और नाटक मंडली वाले कार ही में मलाका के लिए रवाना हुए। गोपाल की देखरेख का भार रुद्रपति रेड्डीयार के सुपुर्द किया गया। मलाका में रुकते हुए एक दिन दोपहर को वे पोर्ट डिक्सन समुद्र तट की सैर को भी निकल गए। मलाका में भी नाटकों के प्रदर्शन के लिए अच्छी खासी वसूली हुई। मुत्तु कुमरन का अभिनय दिन प्रतिदिन निखरता गया। मंडली के नामार्जन का वो एकमात्र कारण था। मलाका में नाटक पूरे होने पर लौटते हुए रास्ते में चिरमपान में एक मित्र के यहाँ उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया गया। भोजन के उपरांत मेजबान के हाथों अब्दुल्ला ने मुत्तु कुमरन को वही अंगूठी दिलाने की कोशिश भी की।
मुत्तु कुमरन ने इसका उद्देश्य भांप लिया। अब्दुल्ला ने देखा कि मुत्तु कुमरन उसके हाथों ये उपहार इनकार कर रहा है, तो घुमा फिराकर चिरमपान के दोस्त के हाथों उसके हाथ किसी तरह पहुंचा देने का उपक्रम किया। इस रहस्य को जानते हुए मुत्तु कुमरन ने 4 जनों के सामने उनका अपमान नहीं करना चाहा और चुपचाप अंगूठी ले ली। पर चिरमपान से कुआलालंपुर लौटती ही उसने पहला काम ये किया कि उनकी अंगूठी उन्हीं को लौटा दी। ये लीजिए अब्दुल्ला साहब, आप कुछ देकर मेरा प्रेम या मेरा स्नेह खरीद नहीं सकते। मैंने आपसे किसी चीज की आशा कर नाटक में अभिनय नहीं किया। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं कि नाटक के इस ठेके से आपको मुनाफा होता है या घाटा उठाना पड़ रहा है। मैं अपने मित्र के साथ मलाया आया, उसे तकलीफ में पड़ा देखकर उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य था और किसी गरज से मैंने ये काम नहीं किया। यदि मेरे कर्तव्य के बदले आप कोई उपकार करना चाहते हैं तो मेरा नहीं, गोपाल का कीजिए। चिरमपान में 4 लोगों के सामने मैंने आपका अपमान करना उचित नहीं समझा, इसीलिए इसे लेने का नाटक रचा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती पर उदारता आती है। मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं, लेकिन उसके लिए दूसरों का रत्ती भर भी अपमान नहीं करूंगा। मुझे माफ कीजिए, किसी भी स्थिति में मुझे इसे वापस करना ही पड़ेगा। मुझे बड़े संकट में डाल रहे हैं मुत्तु कुमरन जी आप। नहीं नहीं, ये बात नहीं। अब्दुल्ला ने सिर झुकाए अंगूठी वापस ली और चले गए। औरत हो या मर्द, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ने पर जिन्हें वे किसी भी मूल्य पर खरीद नहीं पाते, उनका सिर ऐसा ही झुक जाया करता था। उस दिन शाम को गोपाल ने मुत्तु कुमरन को बुला भेजा। मुत्तु कुमरन माउंट बेटन रोड जाकर उससे मिला। बैठो, अपने बिस्तर के पास की कुर्सी दिखाकर गोपाल ने कहा। मुत्तु कुमरन बैठा। तुमने अब्दुल्ला की दी हुई अंगूठी वापस कर दी क्या? हाँ, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार इसे देना चाहा था। मैंने दोनों ही बार लौटा दी। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उनका और मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हारे साथ यहां आया हूं, तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हारे बदले भूमिका कर रहा हूं। वे कौन होते हैं, मेरी तारीफ करने वाले या मुझे पुरस्कार देने वाले? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। उस दिन अणामलई मंडरम में जब नाटक का प्रथम मंचन हुआ था, उन्होंने तुम्हें माला पहनाई। उस दिन तुमने ये कहकर उनका जी दुखाया कि किसी के हाथों माला ग्रहण करते हुए सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए मैं मालाओं से नफरत करता हूं। आज हीरे की अंगूठी लौटाकर उनका दिल दुखा रहे हो। इस तरह के व्यवहार से तुम्हारी कौन सी बड़ाई हो जाती है? नाहक एक बड़े आदमी का दिल दुखाने से तुम्हारे विचार से तुम्हारा कौन सा फायदा होने वाला है? ओहो, ये बात है। कोई बड़ा मनुष्य हमारा अपमान करे तो चुप रहना चाहिए, किसी बड़े आदमी का विरोध मूल नहीं लेना चाहिए। तुम यही कहना चाहते हो ना? मान लो कि अब्दुल्ला ने तुम्हारा अपमान किया तो भी। छी छी, दोबारा ऐसी बातें मुंह में न लाओ। मेरा अपमान वो क्या, उसके दादे परदादे भी नहीं कर सकते। ऐसा समझकर मानो मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं, कुछ दिलासा दे दिया बस। जो भी हो, इतना रोष तुम्हें नहीं सोता उस्ताद। वही एक चीज है जो कलाकार के पास बची खुची रहती है, उसे भी छोड़ दूं तो फिर कैसे? अब्दुल्ला ने मेरे पास आकर कहा कि मैं किसी तरह तुम्हें उनकी वो अंगूठी लेने को बाध्य करूं। वो तो मैंने उन्हीं से कह दिया कि आप जो भी देना चाहें गोपाल को दे दीजिए। आपका और मेरा कोई सीधा संबंध नहीं। उन्होंने तुमसे नहीं कहा क्या? कहा था, कहकर वो अंगूठी मेरे हाथ दे गए हैं। अच्छा, तुम्हारे विचार से अब्दुल्ला की अंगूठी लेना ठीक नहीं, पर रुद्रपति रेड्डियार की घड़ी लेना ठीक है ना? सही बात। रुद्रपति रेड्डियार और अब्दुल्ला कभी एक से न हो पाएंगे। रेड्डियार आज करोड़पति हो गए हैं, पर मेरे साथ बिना किसी भेदभाव के सलूक करते हैं। पैसे का गर्व उन्हें छू तक नहीं गया है। गोपाल इसका कोई जवाब नहीं दे सका। बोला, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मुत्तु कुमरन ने कुआलालंपुर में और 2 नाटक खेले। इतने में गोपाल उठकर चलने फिरने लगा। दूसरे दिन का नाटक गोपाल ने भी पहली कतार में बैठकर देखा। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। मुत्तु कुमरन का अभिनय देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। नाटक खत्म होने पर गोपाल ने मुत्तु कुमरन के गले लगकर उसकी बड़ी तारीफ की। दूसरे दिन उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन पर एक भेंटवार्ता भी दी। उस भेंटवार्ता में भाग लेने के लिए मुत्तु कुमरन, गोपाल और माधवी तीनों साथ गए थे। तीसरा दिन नगर भ्रमण और दोस्तों से विदा लेने में बीता। जिस दिन वे लोग वहां से रवाना हुए, उस दिन मैरिलिन होटल में गोपाल की नाटक मंडली को एक विदाई दावत दी गई। उसमें बोलने वाले सभी ने मुत्तु कुमरन की बड़ी तारीफ की। गोपाल ने कृतज्ञता ज्ञापन में मुत्तु कुमरन की भरपूर प्रशंसा की। इस कार्य में वो अघाया नहीं। माधवी ने अपनी मंडली की तरफ से एक गीत गाया, आओ आओ मेरे नूरे चश्म। प्रथम चरण गाते हुए माधवी की आंखों ने प्रथम पंक्ति में बैठे मुत्तु कुमरन को ही अपनी दृष्टि का बिंदु बनाया।
हमेशा की तरह ये समस्या उठ खड़ी हुई कि कौन कौन हवाई जहाज पर सिंगापुर जाएंगे। मुत्तु कुमरन और माधवी ने पहले की तरह ही इनकार कर दिया। तो मैं भी प्लेन पर नहीं जाता, तुम लोगों के साथ कार ही में जाऊंगा, कहकर गोपाल ने हठ ठाना। पैर ठीक होने पर भी वो कुछ कमजोर सा बना रहा। उसके लिए 200 मील से अधिक की कार यात्रा कष्टदायक हो सकती थी। अतः मुत्तु कुमरन ने उस पर जोर देते हुए कहा, इस देश और इस देश की प्राकृतिक सुषमा को देखने के विचार से हम दोनों कार में आने की बात सोच रहे हैं। इसे तुम्हें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी हालत अब भी कार यात्रा के लायक नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो। मुत्तु कुमरन के आग्रह करने पर गोपाल मान गया। उदय रेखा के प्रति अब्दुल्ला का मोह अभी उतरा नहीं था और उतरने का नाम भी नहीं लेता था। अतः वे तीनों मलेशियन एयरवेज के हवाई जहाज पर सिंगापुर को रवाना हुए। मुत्तु कुमरन सहित बाकी सब लोग कार द्वारा जोगूर के रास्ते सिंगापुर के लिए रवाना हुए। रुद्रपति रेड्डियार ने उनके लिए दोपहर का भोजन टिफिन दानों में भिजवा दिया था। रास्ते में एक जंगली नाले के किनारे कारें खड़ी कर सबने दोपहर का भोजन किया। सफर बड़े मजे का रहा। जोगूर का पुल पार करते हुए शाम के 6:30 बज गए। शाम के झुटपुटे में सिंगापुर नगर बड़ा रमणीक लग रहा था। सर्द मौसम और अंधेरे के डर से कोई अनिंद सुंदरी लुक छिपकर चहलकदमी करे तो कैसा रहे। सिंगापुर नगर उस समय ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर रहा था। उनकी कारों के पुक्केट डिमा रोड पार कर पेनकुलीन सड़क पर स्थित एक होटल में पहुंचते पहुंचते गाढ़ा अंधेरा हो चला था। जहां देखो आसमान से बातें करने वाली बहुमंजिली इमारतें कतारों में खड़ी थीं, जो गत्ते के बने हुए मॉडलों सी लगीं। सिंगापुर कुआलालंपुर से भी ज्यादा चुस्त और गतिशील लगा। कारें सड़कों पर चींटी की तरह रेंग रही थीं। पीले रंग से पुती छत वाली टैक्सियां बड़ी तेज गति से बढ़ रही थीं। रात के भोजन के लिए सभी चिरंगून रोड स्थित कोमल विलास नामक शाकाहारी भोजनालय को गए। इस बार गोपाल भी उनके साथ ठहर गया। उदय रेखा और अब्दुल्ला कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे। सिंगापुर के नाटकों में गोपाल ने ही भूमिका की। सिंगापुर के नाटकों में भी काफी अच्छी वसूली रही। एकाएक बारिश हो जाने से अंतिम 2 दिन वसूली कुछ कम रही। अब्दुल्ला के ही शब्दों में, वैसे कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। सिंगापुर में भी वे लोग कुछ जगहों घूम आए, जैसे जुरोंग औद्योगिक बस्ती, टाइगर बाम गार्डन्स, क्वींस टाउन्स की ऊंची इमारतें वगैरह। टाइगर बाम बगीचे में चीनी पुराणों के आधार पर पत्थर चूने से बनी आकृतियों में बहुत भयंकर दृश्य चित्रित किए थे। उनमें ये दर्शाया गया था कि संसार में पाप करने वाले कैसे कैसे दंड भोगते हैं। किसी पापी को नरक में आरे से चीरा जा रहा था, किसी के सिर में लोहे की कीलें ठोकी जा रही थीं, किसी को आग की लपटों में नंगे शरीर झोंका जा रहा था। देखने वालों में दहशत सी फैल जाती। मुत्तु कुमरन ने हंसते हुए कहा, मद्रास में रहने वाले सभी सिने कलाकारों को बुला लाकर इन दृश्यों को बार बार दिखाना चाहिए माधवी। कोई जरूरत नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? इसलिए कि ऐसी करतूतें वहां प्रतिदिन होती ही रहती हैं। ये सुनकर मुत्तु कुमरन ठहाका मारकर हंसा। माधवी भी उसकी हंसी में शामिल हुई। मद्रास रवाना होने के दिन सवेरे ही वे शॉपिंग को चले। कपड़े की दुकान पर जाने पर मुत्तु कुमरन ने कहा, मुझे भी एक साड़ी खरीदनी है, तुम्हारी मुंह दिखाई के अवसर पर देने के लिए। माधवी का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। शाम को सिंगापुर में भी एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया था। उससे निपटकर अपनी नाटक मंडली के जहाज द्वारा लौटने की व्यवस्था का भार अब्दुल्ला को सौंपकर गोपाल, मुत्तु कुमरन और माधवी हवाई जहाज पर सवार होने के लिए हवाई अड्डे को रवाना हुए। मद्रास जाने वाला एयर इंडिया का हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया होता हुआ सिंगापुर आता था और सिंगापुर से मद्रास को रवाना होता था। उस रात को ऑस्ट्रेलिया से ही वो देर से रवाना हुआ। अब्दुल्ला नाटक मंडली के सदस्य और सिंगापुर के कला रसिक देर अबेर का ख्याल किए बिना विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। हवाई जहाज के सिंगापुर से रवाना होते समय ही बड़ी देर हो गई थी, अतः मद्रास पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 बज गए थे। कस्टम्स फॉर्मेलिटी से निवृत्त होकर बाहर आने तक 1 बज गया था। उस वक्त भी गोपाल और माधवी का स्वागत करने के लिए बहुत से लोग फूल मालाओं के साथ आए थे। उसमें लगभग आधा घंटा लग गया। गोपाल के बंगले से कारें आई हुई थी। एक कार में तो सिर्फ सामान ही सामान भर गया। दूसरी कार में वे तीनों वहां से चले। घर आते आते 2 बज गए थे। इतनी रात गए, अभी घर कैसे जाओगी भला? रात को यहीं सोकर सवेरे चली जाना, गोपाल ने माधवी से बोला, लेकिन वो हिचकिचाई। तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। माधवी को हिचकते देखकर गोपाल ने हंसते हुए फिर कहा। माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल हंसता हुआ अंदर चला गया। वो क्यों हंस रहा है? मुत्तु कुमरन ने माधवी से पूछा।
उनकी निगाह में मैं बदल गई ना, इसलिए। तुम घर जाओगी या यहीं ठहरोगी? देर तो बहुत हो गई। मैं ठहर सकती हूँ, अगर आप अपने आउट हाउस में किसी कोने में मुझे ठहरने की थोड़ी सी जगह दें तो। इस बंगले में और किसी दूसरी जगह में नहीं ठहर सकती। ये एक भूत बंगला है। कल सिंगापुर में आपने नरक की यातनाएं दिखाई थी ना, उन्हें फिर याद कीजिए तो बात समझ में आए। आउट हाउस में तो एक ही खाट है, फर्श पर तो बड़ी ठंडी हो गई। परवाह नहीं, आप अपने चरण में शरण देकर नीचे निरी फर्श पर भी जगह दें तो वही बहुत है। वो हामी भरकर बढ़ा तो वो उसके पीछे पीछे चलती आई। उनके सिंगापुर से लौटने की बात का पहले ही पता हो जाने से नायर छोकरे ने आउट हाउस को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। मटके में ताज़ा पानी भर कर रखा था। गद्दे तकिए की गिलाफ बदलकर बिछौने को ठीक ठाक सहेज रखा था। उनके साथ आए हुए माधवी और मुत्तु कुमरन के अलग अलग सूटकेसों को ड्राइवर पहले ही आउट हाउस के द्वार पर छोड़ गया था। दोनों ने उन्हें उठाकर अंदर रखा। चाहे गोपाल कुछ भी सोच ले, माधवी ने निश्चय कर लिया था कि वो आज मुत्तु कुमरन के साथ आउट हाउस में रहेगी। मुत्तु कुमरन ने बिछावन और तकिया निकालकर माधवी को दिया और स्वयं खाट के निरे गद्दे पर लेट गया। माधवी वो बिछावन नीचे बिछाकर लेट गई। देखिए, यहां तो एक ही तकिया है, मुझे तकिए की जरूरत नहीं, आप लीजिए। माधवी थोड़ी देर बाद ये कहते हुए उठी और तकिया मुत्तु कुमरन को देने आगे बढ़ी। मुत्तु कुमरन को तब तक हल्की सी नींद आ लगी थी। उसी समय टेलीफोन की घंटी भी बज उठी। माधवी सोचने लगी कि वो चौंगा उठाए कि नहीं। मुत्तु कुमरन बिस्तर पर उठ बैठा। उसने चौंगा उठाया तो दूसरे सिरे से गोपाल कुछ कह रहा था। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।